क्लास की स्टार्ट अपन डिस्कशन से करते हैं। जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो पहले अपन डिस्कस करते हैं। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर C5, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट P विद पोजीशन वेक्टर दिस विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो C5 के अंदर आपको एक तो लाइन ये दे रखी है जिसके dr जो दे रखे हैं वो आपके पास दे रखा है 1, 3, 5। इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अगर और कोई भी एक पॉइंट आपको दे रखा है, साथ में ये पॉइंट P हो गया 7, -1 और 2। इसका आपको इस लाइन में क्या लेना है, आपको इमेज फाइंड करनी है इसकी P'। तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बराबर डिस्टेंस होगा। इस लाइन के ऊपर अगर ये कोई भी पॉइंट M जो कि अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, तो गिवन लाइन के ऊपर अगर अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान ले कोई भी, तो ये M के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे, ये अपने पास लाइन किस फॉर्म में जाएगी, देखो ये लाइन की इक्वेशन गिवन है x - 9/1 y - 5/3 एंड z - 5/5। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है अपने को। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर इन टर्म्स ऑफ अगर अपन लैम्डा लिख लेते हैं तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास, लैम्डा + 9, 3 लैम्डा + 5 एंड 5 लैम्डा + 5। तो यहां से P पॉइंट पता है, M पॉइंट पता है, तो drs ऑफ MP आपके पास क्या आ जाएंगे, लैम्डा + 9 - 7 दैट इज लैम्डा + 2, 3 लैम्डा + 5 माइनस प्लस, तो 3 लैम्डा + 6, 5 लैम्डा + 5 - 2 तो 5 लैम्डा + 3। अब सिंस MP परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो दिस इंप्लाइज इसके drs का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, तो 1 × लैम्डा + 2 प्लस 3 × 3 लैम्डा + 6 प्लस 5 × 5 लैम्डा + 3 इक्वल्स टू 0 कर दो। यहां से जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आएगी ये पॉइंट M मिल जाएगा आपको, और फिर आप सेक्शन फॉर्मूला से लगा के, क्योंकि M जो होगा P और P' इमेज का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इमेज के कोऑर्डिनेट्स आप अल्फा बीटा गामा मान लो। तो लैम्डा की वैल्यू निकलते ही M आ जाएगा, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप लैम्डा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालोगे तो आपको पॉइंट P की इमेज भी मिल जाएगी। नेक्स्ट C6 क्वेश्चन में आपसे कहा है कि शो दैट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग A एंड B इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अपने को अगर ये A और B दो पॉइंट पता है तो कोऑर्डिनेट्स हो गए -9, 4, 5 और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 11, 0, -1। क्वेश्चन का आ गया कि शो करना है कि ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मिड पॉइंट पर होगा। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि इसका जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, -9 + 11 तो बाय 2 दैट इज 1, 2 और ये हो गया 2। तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका 1, 2, 2। अब ये ओरिजिन जो अगर यहां पर पॉइंट ले लेता हूं तो अपन ये यहां पर वेरीफाई करना है, शो करना है अपने को। तो एक काम करता हूं कि मैं यहां पर इसके drs निकाल लेता हूं। तो drs ऑफ OM क्या होंगे, 1, 2, 2 और drs ऑफ लाइन जो होगा drs ऑफ AB वो आपके पास कितना हो जाएगा, drs ऑफ AB अपने पास हो जाएगा 20, -4 और -6। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो इन दोनों के drs का डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं क्या आता है अपने पास परपेंडिकुलर। अगर अपन drs का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, देखें तो आएगा 20 -2 तो ये हो गया -8 और ये हो गया -12, तो दैट इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, OM जो हो गया वो परपेंडिकुलर टू AB हो गया और M क्या था, मिड पॉइंट था। तो जो प्रूव करना था वो वाला पार्ट आपके पास प्रूव हो गया। फर्दर और क्या पूछा हुआ आपसे, also find the distance from the line, distance of point 244 from the line। अब 244 लाइन का इससे डिस्टेंस भी आपको निकालने के लिए कहा गया है। also find distance of point 244। अब ये 244 जो पॉइंट होगा उसका लाइन से आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो वापस वही डिस्टेंस फॉर्मूला भी अपन ने जैसे यहां से निकाला, P पॉइंट दे रखा है, कोई भी पॉइंट निकाल लिया M,
उसमें अपन ने डिस्टेंस अपन m के ऐसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आपके पास वो वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। वैसे इसको और तरीके से कहा जा सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 244 फ्रॉम द लाइन। अच्छा, ये 122 ये कितना हो गया आपके पास 244, सॉरी ये तो m तो आपके पास 122 और आपको 244 से डिस्टेंस पूछा गया है। तो ओरिजिन जो होगा वो आपके पास ओरिजिन और 244 का मिड पॉइंट ही तो होगा आपके पास। तो दूसरा ये एक्चुअली यहां पर पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट जो है ये है 244, क्योंकि आप देख लो यहां पर अगर ये m पॉइंट आपको मिड पॉइंट जो अपन ने निकाला है 122, तो इधर से करेंगे तो वापस इसी मेथड से करेंगे तो लेंथी बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पे दिख रही है अपने को कि आपके पास यहां पर ये क्या हो गया 244 और 000 का मिड पॉइंट है आपके पास ये, तो आपको 244 का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस होगा, रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस आपसे पूछा गया है वो आपके पास हो जाएगा √1 + 4 + 4। तो ये डिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपके पास C5 और C6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन C7 में आपसे पूछा हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। जो लाइंस आपके पास गिवन है उनको अपन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x - 4/1 y + 1/2 एंड z - 0/-3। और जो दूसरी लाइन अपने पास हो जाएगी x - 1/2 y + 1/4 एंड z - 2/-5। ये दो लाइंस हो गई अपने पास, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है। तो ऑब्वियसली बात है, देख लो यहाँ पर लाइन, इस लाइन की डीआर है 1 2 -3, इसके 2 4 -5, तो प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब अपन लाइंस को क्या बोल सकते हैं, स्क्यू लाइंस मान सकते हैं अपन। तो अगर अपन मान लेते हैं कि लेट लाइंस आर स्क्यू, पैरेलल तो दिख नहीं रही है, तो स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर अपन लगाएं तो उनके फॉर्मूले में अपने पास जो रिजल्ट्स आते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास वो क्या होते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ AB वेक्टर, P वेक्टर, Q वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ P क्रॉस Q। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस भी लगा देते हैं। जहां पे A पॉइंट जो हो गया पहली लाइन के ऊपर हो गया 4 - 1 0, B जो हो गया और दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट होता है 1 - 1 2, P वेक्टर जो हो गया पहली लाइन के डीआर्स हो गए 1 2 -3, और Q वेक्टर जो हो गया दूसरी लाइन के डीआर्स हो गया आपके पास 2 4 और -5। अब आपके पास ये रिजल्ट पता है तो आप पहले तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ AB PQ निकाल लो, P क्रॉस Q का मॉडुलस निकाल लो, और ये जो रिजल्ट इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे नेगेटिव आता है तो मॉडुलस अपन ने लगा रखा है, तो वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास लाइन का आ जाएगा दोनों लाइंस के बीच में। C8 क्वेश्चन लिखा हुआ है L1 और L2 दो जो लाइंस हैं, तो L1 लाइन जो दे रखी है वो आपके पास है x - 3/3 y - 8/-1 एंड z - 3/1, और L2 लाइन जो आपके पास है वो है x + 3/-3 y + 7/2 एंड z - 6/4। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है A and B are the 2 points on L1 and L2। तो L1 L2 के ऊपर 2 पॉइंट्स अगर लेने हैं तो इसको लैम्डा, इसको म्यू बोल देता हूं। तो L1 के ऊपर पॉइंट अगर मैं A लेता हूं तो पॉइंट कम्स आउट टू बी आपके पास होगा 3 लैम्डा + 3 माइनस लैम्डा + 8 एंड लैम्डा माइनस लैम्डा + 3। एंड B जो पॉइंट होगा L2 लाइन के ऊपर वो बन जाएगा -3 लैम्डा - 3 2 लैम्डा -7, सॉरी यहां पर अपन ने म्यू ले रखा है 2 म्यू -7, और ये बन जाएगा आपके पास 4 म्यू + 6। फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है A and B are the 2 points on L1 and L2 respectively such that AB is perpendicular to both L1 and L2। तो drs of AB निकालते हैं यहां पर, drs of AB, AB लाइन के drs क्या होंगे 3 लैम्डा
प्लस 3 म्यू प्लस 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 15 और तीसरा आपके पास जो डियास आ जाएगा आपके पास, उसको यहां लिख देता हूं मैं, वो बनेगा आपके पास लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 3। ये इस लाइन की डियास मिल गया अपने को। अब ये लिखा हुआ है सिंस AB is perpendicular to L1, तो दिस इंप्लाइज AB और L1 के डियास का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, तो 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 6 माइनस 1 इंटू मतलब माइनस टाइम्स लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 15 और फिर वापस प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये वैल्यू आती है 11 लैम्डा प्लस 7 म्यू इक्वल्स टू 0। फर्दर AB लाइन जो है वो आपको पास L2 के भी परपेंडिकुलर दे रखी है, तो AB लाइन जो है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है। अगेन सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू L2, तो देयरफॉर L2 के डियास और AB के डियास का डॉट प्रोडक्ट 0 करो, तो माइनस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 6 प्लस 2 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 15 प्लस 4 टाइम्स लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास माइनस 7 लैम्डा माइनस 29 म्यू विल बी इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग 1 and 2, वन और 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास लैम्डा और म्यू दोनों ही 0 आ जाएंगे आपके पास, तो देयरफॉर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 8, 3 एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास -3, -7 एंड 6। तो ये वही पॉइंट्स हो गए जो कि लाइंस के ऊपर ऑलरेडी आपको गिवन थे, तो ये पॉइंट्स आ गए। अब आपको जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस A एंड B। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, AB ही हो जाएगा, क्योंकि दो लाइंस के बीच में AB जो है वो L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही शॉर्टेस्ट होगा। तो AB डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 9 कितना हो गया 6, तो 36 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 9 का स्क्वायर 3, 9 सिंप्लीफाई कर लो। यहां से आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, A और B के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे। Exercise 1.2 C3, the length of perpendicular from this point on the line। तो C3 क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है -1, 2, -2 और लाइन जो दे रखी है जिससे आपको डिस्टेंस निकालना है वो दे रखा है x+1/2, y-2/-3 एंड z+2/4। आप अगर ढंग से देखो कि आपको इस पॉइंट का इस लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है इस लाइन में लाई कर रहा है, लाइज ऑन दिस लाइन। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, 0 होगा। अब पॉइंट इस पे है इसलिए डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, नहीं तो अपन ने थ्योरी भी पढ़ रखी है कि पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरीके से अपन लाइन से निकाल सकते हैं। C5 क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करें तो C5 क्वेश्चन में द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन द लाइन दिस वन। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन लाइन will be equals to modulus of x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। sorry, lx2 minus x1 my2 minus y1 and n z2 minus z1। ये आपके पास परपेंडिकुलर वो होता है शॉर्टेड प्रोजेक्शन। तो x2 minus x1 जो हो गया वो तो हो गया आपके पास
x2 माइनस x1 हो गया अपने पास 2, और लाइन के डी आर्स है 1 1 0, तो डीसी हो गया 1/√2 प्लस y2 माइनस y1 इज अगेन 2 इंटू डीसी हो गया 1/√2 प्लस z2 माइनस z1 इज अगेन 2, लेकिन डीसी है 0, तो यहां से आपके पास ये वैल्यू होगी 4/√2 दैट इज 2√2। ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट और लाइन हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन C8। C8 में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो आपके पास जो इक्वेशंस है x माइनस 1/1, y माइनस 1/1, z माइनस 1/1, और दूसरी जो लाइन है वो है x माइनस 2/1, y माइनस 3/1 एंड z माइनस 4/1। आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के डी सेम है, इसका मतलब लाइंस क्या होगी आपके पास पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, पैरेलल लाइंस अगर अपने पास है तो यहां पर अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाता है अपने पास ए बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर मॉडुलस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर। अब ये ए बी जो है वो तो ए तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो गया 1 1 1, बी इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो गया 2 3 4, और पी वेक्टर जो हो गया वो आपके पास क्या हो गया दोनों लाइंस के जो दोनों लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल हैं, तो वो हो गया 1 1 और 1। तो आप ए बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर निकाल लो, उसका मॉडुलस निकाल लेना और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ पी, तो आपको दिख ही रहा है डायरेक्टली क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से आप ए बी क्रॉस ए पी में बताता हूं आपको, ए बी क्रॉस पी वेक्टर जो बनेगा आई कैप जे कैप के कैप, ए बी आपके पास कितना आ जाएगा 1 2 3 1 1 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आती है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए पी डिवाइड बाय √3 कर देना, आपके पास वहां से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन C9। C9 क्वेश्चन में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है, किनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है देखो यहां पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको C9 में कैलकुलेट करना है, जिसमें एक लाइन तो आपको दे रखी है, एक लाइन आपको लिखी हुई है x/1 y/0 z माइनस 1/0, और दूसरी जो लाइन है वो आपके पास y एक्सिस है। तो y एक्सिस की क्या इक्वेशन होगी, अब y एक्सिस कहां से पास हो रही है, पास तो पूरी y एक्सिस के क्या होगा, ओरिजिन तो उसके ऊपर पॉइंट होगा ही होगा, तो x/, और y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन है ना, मतलब y एक्सिस खुद है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा अल्फा 90 होगा, बीटा जो होगा वो आपके पास 0 डिग्री होगा, गामा जो होगा आपके पास अगेन 90 होगा, तो दैट विल बी x/0 y/1 एंड z/0। ये दो लाइंस होगी अपने पास। अब इन दोनों लाइन के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वापस इनको स्क्यू लाइंस मान के, पैरेलल तो है नहीं, तो स्क्यू लाइंस मान के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अपन यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी पी क्यू डिवाइड बाय पी क्रॉस क्यू मॉडुलस, और पॉजिटिव होगा इसलिए लगा दिया। अब यहां पर ए जो हो गया वो इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो गया 0 0 1, बी इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो गया 0 0 0, पी वेक्टर इसके डियास हो गए 1 0 0, क्यू वेक्टर इसके डियास हो गए 0 1 0। सब वैल्यू यहां पुट कर दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। Exercise 2 part 2, question number 7. If D is the shortest distance between these two lines and if this condition given है तो lambda की वैल्यू क्या होगी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो लाइंस आपको पास गिवन है, तो जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, पहले इनको लाइन को अपन सही फॉर्मेट में मतलब अपन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो लाइन लिखी है y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर अगर इनको लाइन को अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां से अपने पास क्या वैल्यू रहेगी, y माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस z/c। तो y माइनस बी विल बी इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा z माइनस 1/-c, और
साथ में कंडीशन आपके पास चली रही है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो अब अपन इसको लिख सकते हैं x अपॉन 0 इक्वल टू y अपॉन b विल बी इक्वल टू z माइनस अपॉन माइनस सी। तो ये आपके पास क्या होगी, फर्स्ट लाइन की आपके पास इक्वेशन आ गई। ऐसी अगर अपन बात करें सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन जो लिखी हुई है वो आपके पास क्या लिखी हुई है वो देख लेते हैं। सेकंड लाइन आपके पास है x अपॉन, एक सेकंड यहां पर क्या आएगा माइनस सी, तो यहां पर सी आएगा। सेकंड लाइन जो आपके पास लिखी हुई है वो है x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x अपॉन ए इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन सी y इक्वल टू 0। तो ये लाइन आ जाएगी x अपॉन ए इक्वल टू y अपॉन 0 विल बी इक्वल टू z प्लस सी बाय सी। तो ये जो दोनों लाइन है अपने पास, ये क्या हो गई आपके पास स्क्यू लाइंस होगी। अब स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो शॉर्टर डिस्टेंस एक्चुअली आपको गिवन है d, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए बी पी क्यूब का तो बॉक्स प्रोडक्ट डिवाइड बाय पी क्रॉस क्यूब का मॉडुलस। ये ए बी और पी ये सब वैल्यूज क्या क्या है आपके पास। तो ए जो है वो तो पहली लाइन के ऊपर कोई पॉइंट, पहली लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो पॉइंट आपके पास पहली लाइन के ऊपर हो गया 0 0 सी। बी जो हो गया दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट है, वो क्या हो गया आपके पास 0 0 माइनस सी। पी जो हो गया आपके पास पी वेक्टर, वो पहली लाइन के डियास हो गए 0 बी माइनस सी, और क्यू जो हो गए दूसरी लाइन के डियास हो गए a 0 c। ठीक है, तो आपको पहले तो आपको दो चीजें इसके अंदर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक तो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी पी क्यू, वो क्या होगा आपके पास ए बी वैक्टर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 0 0 2 सी। पी वैक्टर बन जाएगा 0 बी माइनस सी ए 0 सी। तो यहां से आपके पास जो ये वैल्यू आएगी ये कितना आ जाएगा 2c वैक्टर 2c इंटू माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 abc। ठीक है, फिर दूसरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा p क्रॉस q, क्या बनेगा आपके पास i कैप j कैप k कैप। p क्रॉस q, तो p तो है अपने पास 0 b माइनस सी a 0 c, तो यहां से आपके पास i कैप के साथ आ जाएगा bc, bc i कैप, j कैप के साथ आ जाएगा आपके पास प्लस ac j कैप, और k कैप के साथ आ जाएगा आपके पास माइनस ab k कैप। बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई, डिनोमिनेटर में आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको जो वैल्यू चाहिए 1/d स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो उसको रेसिप्रोकल करके क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, और जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वहां से इजीली लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपको गिवन है ए वेक्टर बी बी वेक्टर सी सी वेक्टर एंड डी डी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर ये कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, ठीक है, ये ए बी सी डी, इनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अपन पहली टर्म जो कंसीडर करते हैं कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर लिखा हुआ है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विद डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है आपके पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये हो गया, और डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये हो गया। इसका मतलब ये लिखा हुआ है आपके पास ए बी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर की वैल्यू क्या हो गया आपके पास मॉड ए बी, इसको लेंथ बोल देता हूं ए बी इंटू ए डी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, मतलब इस एंगल को मैं ए बोल देता हूं, तो ये कॉस ए हो गया आपके पास। दूसरा सेकंड जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर देखते हैं, उसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है बी माइनस सी
डॉट विद डी माइनस सी, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी जो हो गया आपके पास वो ये हो गया, और डी माइनस सी जो हो गया वो ये वाली वैल्यू होगी। तो एक्चुअली ये लिखा हुआ आपके पास सी बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर, ये लिखा हुआ। तो ये वैल्यू क्या होगी, सी बी इंटू सी डी, एंगल इन दोनों के बीच में एंगल कॉस सी बोल देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो दोनों की टर्म की जो फर्स्ट टर्म का जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस ए। एक चीज तेरा चेक करते हैं अपन कि इन दोनों के बीच में अगर ये डॉट है तो अगर अपने को देखो, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियसली अपने को अगर अपोजिट एंगल के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये ए है ये सी है तो वो तो आएगी, लेकिन साथ में अपने पास वापस अब ये डॉट प्रोडक्ट से अगर ये वैल्यू आई तो एक बार इनका क्रॉस प्रोडक्ट चेक करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए। देखना क्या आएगा आपके पास, बी क्रॉस बी, फिर आगे माइनस तो उसको प्लस कर देता हूं, ए क्रॉस बी, माइनस को फिर प्लस कर देता हूं डी क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए 0 हो गया। तो अब देख लो फर्स्ट टर्म का जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये सीधा सा क्या लिखा हुआ आपके पास, ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर, और इसका आपको मॉडुलस वैल्यू पूछी हुई है ना, तो ये मॉडुलस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ए बी ए डी साइन। इसी तरीके से जो आपके पास सेकेंड टर्म की जो आपके पास न्यूमरेटर लिखा हुआ है बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी प्लस डी क्रॉस बी, वो इन दोनों का ही इस बार आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सी डी क्रॉस सी डी मॉडुलस, तो ये बनेगा सी डी साइन सी, ठीक है। तो देयरफॉर जो अब आपको फाइंड करना था उसकी फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर तो हो गया ए बी ए डी साइन है, तो ए बी ए डी साइन है, और उसका डिनोमिनेटर हो गया आपके पास ए बी ए डी कॉस ए। सेकेंड टर्म का जो न्यूमरेटर है वो बन गया सी बी सी डी साइन सी डिवाइड बाय सी डी कॉस सी। तो ये वैल्यू होगी tan a प्लस tan c। अब क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपन जानते हैं कि a प्लस सी जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो a प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब tan a विल बी प्लस tan 180 डिग्री माइनस ए, और tan पाई माइनस ए विल बी माइनस tan है, कैंसिल आउट 0। तो ये इसका आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है कि ए बी सी आर द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इफ द वेक्टर एक्स वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन देन फाइंड एक्स वेक्टर क्या होगा ना। तो सबसे पहले तो आप यहां पर मान लो कि लेट मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ये आपके पास कुछ के मैग्नीट्यूड है आपके पास। फर्दर अब आपको और साथ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए जो होने वाला है वो क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा। अब जो कंडीशन आपको गिवन है वो मतलब जिस एक्सप्रेशन की कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें एक्स वेक्टर निकालना है आपको ना। तो एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, एक्स वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस विद एक्स माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस एक्स माइनस ए क्रॉस सी, ये 0 दे रखा है आपको ना, और एक्स वेक्टर निकालना है।
तो इसको अपन VTB से ओपन कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपके पास x माइनस बी ए डॉट ए। तो ए डॉट ए हो गया आपके पास मॉड ए स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर। तो बन जाएगा x वेक्टर माइनस बी वेक्टर के स्क्वायर माइनस, अब आपके पास ये बाहर आएगा तो बनेगा ए वेक्टर डॉट विद x वेक्टर माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर, ये पहली टर्म होगी। प्लस सिमिलरली यहां पर बनेगा x माइनस सी बी डॉट बी दैट इज मॉड बी स्क्वायर। तो बनेगा x माइनस सी एक्स वेक्टर माइनस सी वेक्टर के स्क्वायर माइनस, अब b बाहर जाएगा तो b डॉट x माइनस सी इंटू बी वेक्टर, ये दूसरी टर्म सिंप्लीफाई होगी। तीसरी टर्म वापस x माइनस ए सी डॉट सी, तो x माइनस ए के स्क्वायर माइनस यहां पर हो जाएगा सी डॉट x माइनस ए डॉट सी इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा x माइनस ए बी वेक्टर के साथ के स्क्वायर, x माइनस सी के साथ के स्क्वायर, x माइनस ए वेक्टर के साथ के स्क्वायर, तो के स्क्वायर तो बाहर, यहां बन जाएगा 3x वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। माइनस यहां पर देखा जाए तो ये x डॉट ए और a डॉट बी 0 हो गया तो बन जाएगा माइनस x डॉट ए इंटू ए वेक्टर माइनस, ये जो वैल्यू बनेगी आपके पास फर्दर यहां पर बन जाएगा x डॉट बी वेक्टर माइनस तीसरी टर्म आ जाएगी x डॉट सी इंटू सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। अब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड आपके पास सेम है। तो अपन यहां पर एक्स वेक्टर को आप अज्यूम कर लेते हैं अपन अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर, ये अगर अपन यहां पर अज्यूम कर लेते हैं तो क्योंकि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो अलग अलग प्लेन में होंगे आपके पास हो, तो ये आपके पास एक्स वेक्टर को अपन ने बाकी तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अपने को वैल्यू चाहिए एक्स डॉट ए, तो उसको डॉट प्रोडक्ट विद ए करो, डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट विद ए करोगे तो बनेगा एक्स डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट बी 0 बी डॉट ए डॉट सी 0, तो यहां बन जाएगा अल्फा ए डॉट ए दैट इज मॉड ए स्क्वायर दैट इज अल्फा के स्क्वायर। सिमिलरली इसको डॉट विद आप बी वेक्टर कर दो सी वेक्टर कर दो, तो यहां से आपके पास एक्स डॉट बी कम्स आउट टू बी बीटा के स्क्वायर एंड एक्स डॉट सी कम्स आउट टू बी गामा के स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर अपन पुट कर देते हैं, तो के स्क्वायर ये लिखा हुआ है 3x वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा आपके पास पूरा ये अल्फा ए वेक्टर इंटू के स्क्वायर प्लस बीटा बी वेक्टर इंटू के स्क्वायर प्लस गामा सी वेक्टर इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अपन ने एक्स वेक्टर क्या माना है अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर, तो ये पूरी वैल्यू क्या मिल गई एक्स, और ये के स्क्वायर तो सब जगह से कट ही गया, तो इसका मतलब ये हो गया 3x वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और ये वापस बन गया माइनस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस एक्स 2x, तो x वेक्टर कम्स आउट टू बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 2, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्वेश्चन नंबर 16 ABC तीन वेक्टर है, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ AB whose projection on C is -1/√3, तो ये वापस आपके पास वही क्वेश्चन है जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 था, तो इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 है जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 17, a cap and b cap are the two given unit vectors at right angle। सबसे पहले ये a cap b cap यूनिट वेक्टर है, तो ये तो 1 होगा, और ये राइट एंगल पर भी है, तो a cap डॉट b cap क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लिखा हुआ है a cap इज परपेंडिकुलर टू b cap, ठीक है। इसका आंसर सीधा सा बोल सकता हूं कि एंगल बिटवीन a cap एंड b cap विल बी इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री हो गया। फर्दर अ यूनिट वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद द a cap b cap एंड a क्रॉस b विल बी क्या होगा,
तो अब अपन मान लेते हैं सिंस ए कैप बी कैप एंड ए क्रॉस बी ए कैप बी कैप एंड ए क्रॉस बी। अच्छा, ए और बी अगर एक प्लेन में है तो ए क्रॉस बी उनके बाहर हो जाएगा, तो इसका मतलब ए कैप, तीन वेक्टर्स ए कैप बी कैप एंड ए क्रॉस बी आर नॉन कोप्लेनर हो गया। तो देयरफॉर कोई भी वेक्टर आर वेक्टर मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। So that comes out to be x a cap plus y b cap plus z a cross b। ठीक है, तो यहां से x y z की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास r वेक्टर मिल जाएगा। और r वेक्टर जो दे रखा है वो आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो ये r वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है 1 है। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर ही पूछा गया है। अच्छा, एक चीज और गिवन है अगेन, since r vector is equally inclined किसके साथ, विद a कैप बी कैप एंड a क्रॉस b। तो देयरफॉर वापस कंडीशन क्या होगी, r का a के साथ डॉट, r का b के साथ डॉट और r का a क्रॉस b के साथ डॉट, तीनों के साथ डॉट क्या होगा, बराबर होगा। तो r वेक्टर का मैं अगर a के साथ डॉट करता हूं तो ये क्या बनेगा, r डॉट a विल बी इक्वल्स टू x, a कैप डॉट a कैप तो हो गया 1, a कैप डॉट b हो गया 0, a कैप डॉट a क्रॉस b वो भी हो गया 0, तो इधर बनेगा x इक्वल्स टू b के साथ जब उसको डॉट करोगे तो a डॉट b 0, b डॉट b 1, तो ये हो गया y, b डॉट a क्रॉस b वो अगेन हो गया 0, फिर a क्रॉस b का डॉट a के साथ 0, a क्रॉस b का डॉट b के साथ 0, a क्रॉस b का डॉट a क्रॉस a के साथ क्या होगा, मॉड a क्रॉस b का होल स्क्वायर, और मॉड ऑफ a क्रॉस b विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या बनेगा आपके पास, ये 1 इंटू साइन 90 डिग्री। कोई यूनिट वेक्टर आएगा उसका भी मॉडुलस का स्क्वायर कर रहे हैं तो वापस क्या आएगा, वो भी 1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू z। तो देयरफॉर यहां से आपके पास तो जो r वेक्टर अब आपके पास बन गया, x y z की वैल्यू तो बराबर है, वो यहां पुट कर देते हैं, तो उसमें से मान लेता हूं x बाहर आ गया, दोनों y और z की वैल्यू x रख दो, तो a कैप प्लस b कैप प्लस a क्रॉस b वैल्यू बच गई। फर्दर क्वेश्चन में आपको एक चीज और गिवन है कि आपके पास r जो वेक्टर है वो क्या, आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो टेक मॉडुलस एंड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, और दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सो एक्स स्क्वायर इंटू ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 प्लस 2 टाइम्स ए कैप डॉट ए बी कैप 0, बी डॉट ए क्रॉस बी 0, ए क्रॉस बी डॉट ए क्या हो गया 0, तो बाकी सब तो 0 नहीं, विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहां से जो आपके पास x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये हो गया √3, तो प्लस माइनस 1 बाय √3। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड r वेक्टर होगा x की वैल्यू प्लस माइनस यहां पर रख दो 1 बाय √3, तो प्लस माइनस 1 बाय √3, a कैप प्लस b कैप प्लस a क्रॉस b, ये आपका आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। आज के डिस्कशन के बाद अपन अब थ्योरी पर मूव करते हैं, नेक्स्ट थ्योरी पे मूव करते हैं, वेक्टर बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो उनको अपन ज्वाइन कर सकते हैं, उनका टर्मिनल पॉइंट दोनों के इनिशियल पॉइंट्स अपन ज्वाइन कर देते हैं, तो दो वेक्टर यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन हो गए, इनके बीच में एंगल बाइसेक्टर एक तो इंटरनल हो सकता है और एक एक्सटर्नल हो सकता है, उनकी क्या वैल्यू होगी वो अपने को कैलकुलेट करना है। मान लो कि दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको रेफरेंस पॉइंट में ऑरिजिन ओ बोल देता हूं, इसका मतलब ये जो वेक्टर आपके पास है ये इसके पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हो गए, और ये पॉइंट ए हो जाएगा पोजीशन वेक्टर इसके ए वेक्टर हो गए। इनके बीच में अगर एंगल मुझे फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर m और n, ये एक मैं यूनिट वेक्टर्स लेता हूं दोनों के ऊपर, ये 1 यूनिट के हो गए। तो अगर ये बी वेक्टर के अलॉन्ग m o m जो है अगर आपके पास यूनिट वेक्टर है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपके पास बी कैप, और n क्या हो जाएगा आपके पास ए कैप। ठीक है,
इसका मतलब ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपके पास बना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ओ एन एम जो हो गया आपके पास क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये हो गया बी कैप और ये हो गया ए कैप। अब इनका अगर मैं एंगल बाइसेक्टर अगर मैं फाइंड करता हूं तो ये एंगल बाइसेक्टर आपके पास कहां से पास होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर फाइंड होगा, पास होगा। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, ए कैप प्लस बी कैप बाय 2। इसका मतलब ये अगर पॉइंट कुछ भी मैं पी बोल देता हूं तो ये आपके पास क्या मिला, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब यहां से ओपी वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ओपी वेक्टर जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ए कैप प्लस बी कैप बाय 2। ये आपके पास क्या आएगा, ओपी वेक्टर, ओपी कैप आ जाएगा, मतलब ओपी वेक्टर आ गया। अब मैं कहता हूं कि वेक्टर पैरेलल टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए, ये तो आपके पास सिर्फ ओपी वेक्टर की वैल्यू आई है, तो पूरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की अगर अपन बात करें तो देयरफॉर वेक्टर पैरेलल टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप बाय 2। क्योंकि अगर ये ओपी वेक्टर आपके पास मिला है तो इस पूरे वेक्टर को अगर लिखूंगा तो लैम्डा टाइम्स आपके पास ये कुछ वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अपन यहां पे ध्यान रखें कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर इस फॉर्म में दे रखे हैं तो उनका इंटर एंगल बाइसेक्टर जो होगा उनके यूनिट वेक्टर्स का क्या होगा आपके पास, वो सम होगा डिवाइड बाय 2। अभी डिवाइड बाय 2 तो आप लैम्डा के साथ ले लो तो लैम्डा बाय 2 को कुछ नया वेरिएबल आप ले सकते हो। यही चीज अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है तो अगर अपने पास यहां पर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर था तो अब मुझे अगर एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है तो मैं बी वेक्टर को इधर एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये एक्चुअली आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, ये हो गया आपके पास ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। तो अब अपन यहां पर देखें कि इस पॉइंट से दो वेक्टर जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो कौन सा है, ए वेक्टर और बी माइनस बी वेक्टर। तो इसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपके पास आएगा, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, यहां पर ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आएगा आपके पास वो क्या बनेगा आपके पास, किसका लॉन्ग होगा, दोनों यूनिट वेक्टर्स का सम डिवाइड बाय 2। तो वो आपके पास म्यू टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप बाय 2 आ जाएगा। तो अपन ये ध्यान रखेंगे किसी भी पॉइंट से अगर दो वेक्टर ऑरिजिनेट हो रहे हैं तो उनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो रहेगा हमेशा ए कैप प्लस बी कैप बाय 2 के पैरेलल आएगा और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा ए कैप माइनस बी कैप बाय 2 के पैरेलल। तो यहां से अपन लिख सकते हैं वेक्टर पैरेलल टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज म्यू टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप बाय 2। वापस आप चाहो तो लैम्डा बाय म्यू को कुछ लैम्डा 1 2 को म्यू लैम्डा 1 रख दो और म्यू बाय 2 को आप कुछ म्यू 1 रख दो। तो ए कैप प्लस बी कैप आपके के प्रोपोर्शनल आएगा हमेशा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ए कैप माइनस बी कैप के प्रोपोर्शनल आएगा हमेशा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इन्हीं को यूज करके अपन एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये तो दो वेक्टर्स के बीच के अपन एंगल बाइसेक्टर फाइंड करें, दो लाइंस के बीच में भी अपन एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे देखते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करने हैं तो वो कैसे करते हैं। तो अपन पहले यहां पर मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस है ना, नॉन पैरेलल लाइंस मतलब इंटरसेक्ट, नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्क्यू लाइंस की बात नहीं करेंगे अपन। बी आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर एंड आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स क्यू वेक्टर, जहां पे पी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू एम टाइम्स क्यू वेक्टर। मतलब लाइंस आपके पास प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब लाइंस के डियास प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर होंगे तो लाइंस आपके पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो फिर उनके बीच में कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं आएगा। तो अब जब भी आपको दो लाइंस दे रखी हो और उनके बीच में एंगल बाइसेक्टर की बात करी जाए
तो सबसे पहला काम होता है कि आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। सबसे पहला इनका काम होगा फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं यहां पर मान लेता हूं कि लेट इट बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आ गया, जिसके पोजीशन वेक्टर आपके पास C वेक्टर आ गए। अब दो लाइन जो आपके पास हैं, ये दो लाइंस आपके पास इस तरीके से हो गई कि एक लाइन तो ये हो गई और दूसरी लाइन ये इंटरसेक्ट कर गई। तो आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही लिया। एक लाइन इन दोनों के डीआर आपको पता है कि एक के डीआर ए है और दूसरे का डीआर बी है। तो अब अगर अपने पास यहां पर इंटर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ये आपके पास इंटर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये क्या होगा आपके पास ए कैप प्लस बी कैप बाय 2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। और दूसरा अगर अपन बात करें तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आएगा आपके पास, और ये क्या होगा आपके पास म्यू टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप बाय 2, और ये होगा आपके पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो जो अपन ने अभी एंगल वेक्टर बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन द टू वेक्टर पढ़ा था, वो का वही है, सिर्फ लाइन में क्या होगा कि आपको दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी अपन ने सीखा ही था, तो वो अपन ने बोल दिया कि यहां से सी वेक्टर अपन ने मान लिया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगी आपके पास? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, पॉइंट पता है पोजीशन वेक्टर जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस वन, प्लस किसके पैरेलल है आपके पास? अच्छा, यहाँ पर लैम्डा और म्यू अपन ने वेरिएबल ले लिए है ना, तो आप एक काम कर लो, यहाँ पर वेरिएबल कुछ नए कर दो, इसको एस बोल दो, इसको टी बोल दो। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एस बाय 2 ए कैप प्लस बी कैप, और इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल्स टू, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्लस टी बाय 2 ए कैप माइनस बी कैप। आप चाहो तो फर्दर इनको, ये s बाय 2 को आपको नया वेरिएबल यहां पर मान लो, कुछ भी कोई अपन ने वेरिएबल पी क्यू ये तो ले लिए, कुछ भी मान लो आप, जैसे अपन s बाय 2 को पूरे को उठा के मैं कुछ s1 बोल देता हूं, s डैश बोल देता हूं, और t बाय 2 को उठा के मैं t डैश बोल देता हूं। तो ये आपके पास क्या हो गई? इंटर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन द टू लाइंस की इक्वेशंस हो गई अपने पास। एंगल बाइसेक्टर्स पे क्वेश्चन देखते हैं अपन। Find the vector parallel to the internal angle bisector between the vectors a vector and b vector and having magnitude 5 root 6। तो सबसे पहले तो वेक्टर पैरेलल टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले तो निकालते हैं वेक्टर पैरेलल टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज, तो मैं कुछ सी वेक्टर बोल देता हूं, तो दैट विल बी कम्स आउट टू बी लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप बाय 2 को मैंने लैम्डा के साथ ही कंबाइन कर रखा है। तो दिस इंप्लाइज यहां से सी वेक्टर जो आएगा लैम्डा टाइम्स ए कैप विल बी इक्वल्स टू 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप डिवाइड बाय कितना हो गया आपके पास? ए स्क्वायर 49 16 प्लस 16 32, तो कितना हो गया आपके पास? 81, तो दैट इज 9 प्लस बी कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय कितना होगा? 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9 9 3। तो यहां से आपके पास ये सी वेक्टर जो आ जाएगा लैम्डा बाय 9 एलसीएम ले लिया तो 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू आई कैप, 3 यहां मल्टीप्लाई हुआ माइनस 7 माइनस 3, तो सॉरी माइनस 4 माइनस 3 दैट विल बी माइनस 7 जे कैप, फिर यहां 3 मल्टीप्लाई हो तो 6, तो माइनस 4 प्लस 6, तो दैट इज प्लस 2 के कैप। एक बार इसको वापस देख लेते हैं, 3 से यहां मल्टीप्लाई करा तो 7 माइनस 6 1 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 7 माइनस 4 प्लस 6, तो प्लस 2, ये आपके पास आ गया।
अच्छा, अब आपको एक चीज और गिवन है कि मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 5√6। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने पास। तो ये जब अपन यूज करेंगे तो इसका मतलब 5√6 विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 9, मॉडुलस ऑफ लैम्डा बाय 9 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना रहेगा अपने पास 1 प्लस 49 प्लस 4, तो कितना हो गया 54। तो यहां से अपने पास जो मॉडुलस ऑफ लैम्डा जो वैल्यू आई अपने पास वो कितनी आई 5√6 इंटू 9 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 54। अंडर रूट ऑफ 54 मतलब कितना हो गया अपने पास 3√6। तो ये वैल्यू होगी अपने पास 3√6, ये कट गया ये 3, तो ये वैल्यू होगी 15। तो देयरफॉर जो सी वेक्टर आपके पास आ गया, तो सी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ लैम्डा 15 है, इट विल बी प्लस माइनस 15 बाय 9 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आपका आंसर आ गया। 15 बाय 9 को आप कैलकुलेट कर लो तो 5/3 हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट कर लेता हूं, प्लस माइनस 5/3। ये आपके पास इंटर एंगल बाइसेक्टर आ गया दोनों वेक्टर्स के बीच में, जो कि आपके पास मैग्नीट्यूड 5√6 है। अगर यहीं पे मैं कहता कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी बताओ तो उसमें फर्क क्या पड़ जाता, सिर्फ यहाँ कैलकुलेट करते लैम्डा टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप, और जो मैग्नीट्यूड गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स भी आपके पास मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर वेक्टर इज दिस एंड आर वेक्टर इज दिस, आर देयर टू लाइन्स, then find the acute angle between the acute angle bisector between the two lines। अच्छा, दो लाइन जो दे रखी हैं, इसको अगर मैं कुछ a वेक्टर बोल देता हूं और इसको अगर मैं b वेक्टर बोल देता हूं, तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस होगा क्या। तो चेक करते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आएगा अपने पास 0, और a1 a2 प्लस b1 b2 20, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एंगल बिटवीन लाइन्स इज एक्यूट। अब अगर इनके जो जिसके डियास जो इनके पैरेलल है लाइन के, उनके बीच में अगर एक्यूट एंगल अगर आपको मिल गया है, इसका मतलब लाइंस कुछ इस फॉर्म में होंगी आपके पास। ये एक लाइन हो गई तो दूसरी लाइन आपके पास ये वाली हो जाएगी। तो इसमें ये तो हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपके पास बी वेक्टर, और इनके बीच में ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तो ये जब एक्यूट एंगल है तो मुझे एक्यूट एंगल का ही बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए मेरे पास ये इंटर एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये जो एक्चुअली आपके पास है क्या, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। और क्योंकि मुझे ये एंगल भी एक्यूट है, तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा आपके पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, अगर ए डॉट भी अगर लेस देन 0 आता ना, तो आपके पास ये वेक्टर जो होते हैं ये इस फॉर्म में होते हैं आपके पास। एक वेक्टर इधर होता है तो दूसरा वेक्टर इधर होता है आपके पास। तो अब इनका इंटर एंगल जो बाइसेक्टर मिलता है वो आपके पास क्या मिलता है, ए कैप प्लस बी कैप बाय 2, वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनता है आपके पास क्या, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि एक्यूट एंगल है तो ये एंगल एक्यूट इनके बीच का है ना। तो अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। वो अपन कैसे निकालते हैं, दोनों को डायरेक्ट आप इक्वेट कर लो, आई कैप जे कैप को, तो आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा आपके पास 2 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर is r vector equals to 2 I cap plus 1/3 j cap प्लस लैम्डा म्यू, या तो आई गया तो s टाइम्स a कैप प्लस b कैप। तो a कैप प्लस b कैप, तो ये बन गया 2 I कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस सम s टाइम्स a कैप। a कैप विल बी इक्वल्स टू 5 I कैप प्लस 4 j कैप बाय 5 प्लस बी वेक्टर हो जाएगा आपके पास, बी का यूनिट वेक्टर दैट इज 5 जे कैप बाय 5। तो इससे आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस, यहां से 5 तो कॉमन आई गया, उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपके पास 3i प्लस 9j, तो 3 भी कॉमन आ गया।
तो 3s/5 ये वैल्यू बन गई आपके पास आई कैप प्लस 3j कैप। अब आप इसको फिर कोई नया वेरिएबल अगर t बोल देते हैं तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी 2i कैप प्लस 1/3j कैप प्लस इसको उठा के कुछ नया वेरिएबल पैरा स्केलर t बोल देता हूं i कैप प्लस 3j कैप। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछ लिया तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकल गया, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या था आपके पास, एक्यूट था। अगर मुझसे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछता तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आपके पास क्या था, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो वो a कैप माइनस b कैप वाली आपके पास रिजल्ट आया था। तो इस तरीके से अपन वेक्टर्स के बीच में भी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज वेक्टर्स के बीच में भी अपन एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। और अगर आपके पास लाइंस के बीच में आपसे एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछा हुआ है तो पहले लाइन के डियास के बीच में आप एंगल निकाल लो, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो कि वो एक्यूट एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा या ऑब्ट्यूज एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर दे सकते हैं। ये होमवर्क नोट कर लो आप लोग।